में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की क्लास चल रहा था, उसका पहला लेक्चर कंप्लीट हो चुका था। उसमें हम लोग देखे थे इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में चर्चा किए थे और सिलेबस के बारे में पिछले लेक्चर में हम लोग डिस्कशन किए हुए थे। आज के लेक्चर में जस्ट हम लोग उसके आगे का टॉपिक देखते हैं, जो हमारा सिलेबस का एक पार्ट है, जो सिलेबस को पूरा करने के लिए समझना ज़रूरी है। तो क्या है आज का टॉपिक का जो नाम है, पढ़ने वाले हम लोग फॉर्मेशन ऑफ वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड का कैसे फॉर्मेशन होता है, आखिर किसको हम लोग वैलेंस बैंड कहते हैं, किसको कंडक्शन बैंड कहते हैं। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के आधार के गैप के बीच में ही के आधार पर ही हम इंसुलेटर, कंडक्टर और सेमीकंडक्टर को डिफाइन करते हैं। तो इन सभी चीज़ों को पढ़ने से पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि आखिर में ये वैलेंस बैंड नाम का जो शब्द है, इसका जो मीन है वो क्या है, क्या कहना चाह रहा है, और ये जो कंडक्शन बैंड है ये भी क्या कहना चाह रहा है, क्या मतलब है इस दोनों वर्ड का। इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे और इसके बाद फिर फर्दर हम लोग इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और कंडक्टर को पढ़ेंगे। तो उसके लिए हम एक अरेंजमेंट किए हैं कि कोई भी एटम है, पर्टिकुलर एटम मान के चलते हैं, कोई सिलिकन ही एटम है, सिलिकन एटम है। सिलिकन एटम का एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन बात करें तो कितना होता है, 2, 8 और 4 होता है ना। मतलब इनर पे 2 रहेगा, फिर 8 रहेगा और फिर 4 रहेगा आउटर मोस्ट सेल पे उसका। तो ये सिलिकन एटम है, बीच में हम जानते हैं कि न्यूट्रॉन और क्या रहते हैं, प्रोटॉन रहते हैं, और उसके जो बाद वाले, उसके जो बाहर वाले ऑर्बिट है उसमें क्या, इलेक्ट्रॉन चारों ओर उसके मूव करते रहते हैं। तो माना कि इसके जस्ट बाहर एक ऑर्बिट है जहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, फिर 8 इलेक्ट्रॉन है और फिर 4 इलेक्ट्रॉन है। ये कोई रैंडम सा हम एटम लिए हैं, उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो शो करने का प्रयास किए हुए हैं। तो अब अगर हम बात करें कि इस एटम के आधार पर, ये एक हम कोई भी क्रिस्टल का एक एटम लिए हैं, उस क्रिस्टल में बहुत सारे मिलियंस ऑफ एटम होंगे। तो उस मिलियंस ऑफ एटम को ना कंसीडर करके हम इस एक एटम को कंसीडर किए हैं। जो इस एक एटम का हम एनालिसिस करेंगे, वही एनालिसिस कहाँ काम आएगा, मिलियंस ऑफ एटम में काम आएगा। मतलब इसको अगर हम अच्छे से जान ले, पढ़ ले, तो फिर यही सारी बात वो सारे एटम में फॉलो होगी जो उस क्रिस्टल के अंदर मौजूद होंगे। तो बात करते हैं, अगर हम बात करें कि जो कोई भी एटम का जो आउटर मोस्ट सेल होता है, ये हम सभी जानते हैं, बचपन से ही पढ़ते आ रहे कि आउटर मोस्ट सेल ऑर्बिट को क्या बोलते हैं, आउटर मोस्ट ऑर्बिट को हम लोग बोलते हैं वैलेंस सेल बोलते हैं, या फिर वैलेंस ऑर्बिट बोलते हैं। जो एटम के सबसे बाहर ऑर्बिट रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, वैलेंस सेल या वैलेंस ऑर्बिट के नाम से जानते हैं। और उस वैलेंस सेल्स या वैलेंस ऑर्बिट में जो भी इलेक्ट्रॉन रहते हैं उसको हम क्या नामते हैं, उसको क्या नाम से जानते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के नाम से हम जनरली उसको हम जानते हैं। तो यहाँ से दो बात क्लियर है कि वैलेंस सेल क्या है और क्या है वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है। दो बात यहाँ से क्लियर होंगी, वैलेंस सेल और वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्लियर हो गया। अब अगर हम बात करते हैं कि ये न्यूक्लियस से जैसे जैसे बाहर जा रहे हैं, वैसे वैसे अगर हम बात करें ये न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज है, इस न्यूक्लियस पे बात करें अगर हम, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज एक्वायर किए हुए, क्योंकि प्रोटॉन पे हम जानते हैं कौन सा चार्ज रहता है, पॉजिटिव चार्ज रहता है। तो एटम पे पॉजिटिव चार्ज है और इसके जस्ट बाहर जो है नेगेटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रॉन है वो चारों ओर इसके चक्कर लगा रहा है। तो अगर हम बात करें, अगर कहीं पर भी एक पॉजिटिव चार्ज आएगा और एक क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज आएगा, तो इस दोनों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। कुलम्स लॉ, कुलम्स क्या बताए थे कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है तो वहाँ पर एक फोर्स लगता है जिसको हम क्या बोलते हैं, कुलम्स फोर्स बोलते हैं। और कुल मान के चलते हैं कि इसका ये चार्ज, इसका Q1 है और ये किसका चार्ज है, Q2 है। तो जो फोर्स लगने वाला है वो क्या लगने वाला है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, Q1 इंटू Q2, और इसका डिवाइडेड बाय इस दोनों के बीच का मान के चलते कि डिस्टेंस अगर R है तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होगा। तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर क्या निकल गया, अगर हम डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लिखे तो फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का जो डिस्टेंस का स्क्वायर हो गया। यहाँ से एक रिलेशन हम इस्टेब्लिश किए कि जैसे जैसे रेडियस बढ़ते जाएगा वैसे वैसे फोर्स क्या होते जाएगा, घटते जाएगा। मतलब क्या कि ये जो एटम, ये जो न्यूक्लियस है, इस इलेक्ट्रॉन पे सबसे कम फोर्स लगाएगा, इस पे थोड़ा ज़्यादा लगाएगा, इस पे थोड़ा ज़्यादा लगाएगा, मतलब सबसे ज़्यादा फोर्स इस पे लगाएगा। तो ये पूछा जाता है कि जैसे जैसे न्यूक्लियस से एटम का दूरी, सॉरी इलेक्ट्रॉन का दूरी बढ़ते जाता है, वैसे वैसे मेरा फोर्स क्या होता है, फोर्स कम होते जाता है कि फोर्स बढ़ते जाता है। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस की, उसकी स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो क्या हो जाएगा कि जैसे जैसे रेडियस से हम, जैसे जैसे न्यूक्लियस से हम दूर जाते रहेंगे, दूर जाते रहेंगे, वैसे वैसे क्या होते जाएगा हमारा, वैसे वैसे फोर्स कम होने लगेगा। अब एक दूसरा बात आता है एनर्जी का।
दूसरा बात आता है एनर्जी का। तो ये याद रखना इसमें कि जैसे जैसे हम आउटर ऑर्बिट की तरफ, बाहर की तरफ जाते जाएंगे, वैसे वैसे ऑर्बिटल का जो उसमें जो रहने वाला इलेक्ट्रॉन है उसका एनर्जी क्या होते रहता है, बढ़ते रहता है। एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, एनर्जी बराबर होता है माइनस का 13.6 जेड बाय एन स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है 13.6 जेड बाय एन स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, ये इसका फॉर्मूला होता है एनर्जी निकालने का। तो हालांकि इतना डीप में हम लोग को जानने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ से दो बात याद रखना है क्या, कि बाहर जाएंगे तो फोर्स कम हो जाएगा और बाहर जाएंगे तो एनर्जी बढ़ जाएगा। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये सबसे ज़्यादा एनर्जी को एक्वायर करके रखेगा, ये इलेक्ट्रॉन उससे कम एनर्जी को एक्वायर करके रखेगा, ये इलेक्ट्रॉन उससे भी कम एनर्जी को एक्वायर करके रखेगा। अब इस बेसिस पे जब हम पूरा का पूरा क्रिस्टल, जो हमारा पूरा का पूरा क्रिस्टल बना, जो पूरा का पूरा क्रिस्टल था जिससे हम इस एक एटम को कंसिडर किए हुए थे, उसका एवरेज अगर लेंगे हम, उसका अगर एवरेज लेने का प्रयास करें तो क्या होगा, अगर हम बात करें कि वो क्रिस्टल है और इसको हम लेते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में और हम कुछ डिस्टेंस ले रहे हैं, तो अगर हम कोई सॉलिड एटम लिए हुए हैं तो एटम और एटम के बीच जो इंटर मॉलिकुलर डिस्टेंस रहता है कितना रहता है, हम लगभग क्या मान सकते हैं, 0 मान सकते हैं क्या। तो इंटर मॉलिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, लगभग किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। कुछ तो होता ही नहीं, एकदम पास पास सटे रहते हैं सारे के सारे एटम, है ना, तो लगभग 0 होगा। और यहाँ पर हम एनर्जी ले रहे हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट हम कल के क्लास में पढ़ाए थे क्या, कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका यूनिट होता है, एनर्जी का यूनिट होता है। तो यहाँ पर हम एनर्जी ले रहे हैं। तो अब अगर हम बात करें कि किसका एनर्जी ज़्यादा है, अगर हम बात करें कि कौन सा एटम है, कौन सा इलेक्ट्रॉन है जिसका एनर्जी ज़्यादा होगा, तो हम क्या बोले कि जैसे जैसे बाहर जाते जाएंगे हम, वैसे वैसे एनर्जी क्या होते जाएगा, मेरा बढ़ते जाएगा। तो सपोज दैट हम मान के चल रहे हैं कि हम ऑर्बिट 1 यानी कि n बराबर जब 1 है तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन है ऑब्वियस सी बात है इससे कम होगा, तो इसका एनर्जी लेवल यहाँ पर हम मान के चल रहे हैं कि इस जगह पर जो है एनर्जी किसका होगा, n बराबर 1। n बराबर 1 मतलब कि इस 1 ऑर्बिट में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उसका एनर्जी लेवल यहाँ पर होगा। ये 0 से स्टार्ट है तो ऊपर जाएंगे तो धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। अब बात करते हैं कि जो n बराबर 2 है तो ऑब्वियस सी बात है कि हम एनर्जी जब बढ़ते जा रहा है तो इससे तो ज़्यादा ही एनर्जी लेवल होगा, यानी कि यहाँ मान के चले तो कितना हो गया, n बराबर 2 हो गया। और थोड़ा सा बढ़े तो n बराबर क्या हो गया, 3 हो गया। मतलब आउटर मोस्ट जो सेल था मेरा जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन था उसका एनर्जी लेवल सबसे ज़्यादा, और जो इनर सेल था उसका एनर्जी लेवल सबसे कम। ये किसका बात कर रहे हैं, एक एटम का बात कर रहे हैं हम, पूरा का पूरा क्रिस्टल का बात नहीं कर रहे हैं। अब अगर हम बोले कि यही बात जब एक एटम का एनालिसिस कर लिए तो यही सारा बात किसके लिए लागू होगा, किसके लिए लागू होगा, पूरा का पूरा क्रिस्टल के लिए लागू होगा। तो अब हम बात करते हैं पूरा का पूरा क्रिस्टल में जब हम बात करेंगे हम, तो एक एटम का हमको पता है तो हमको मिलियंस ऑफ एटम अगर लेंगे तो इसका हम एवरेज निकाल लेंगे। सिंपल सा बात है, इसका क्या निकाल लेंगे, एवरेज निकाल लेंगे। तो एवरेज जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हम जानते हैं कि फोर्स सबसे कम इस पे लग रहा है। मतलब कि अगर इस इलेक्ट्रॉन को थोड़ा बहुत एनर्जी दे दे बाहर से तो ये अपना ऑर्बिट को छोड़ देगा। इस इलेक्ट्रॉन को अगर थोड़ा बहुत एनर्जी दे दो तो ये अपना ऑर्बिट को छोड़ के कहाँ चला जाएगा, दूसरा ऑर्बिट में चला जाएगा। मतलब हम बोलते हैं कि फ्री हो जाएगा। लेकिन इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, बहुत ज़्यादा एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा। तो खैर उस बारे में बाद में बात करते हैं। अभी वैलेंस बैंड का कैसे फॉर्मेशन हो रहा है वो दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो अगर हम एवरेज के रूप में बात करें एक एटम का तो ये निकला, लेकिन जब मिलियंस ऑफ एटम लेंगे हम तो उसका एवरेज निकालने का अगर हम बात करें, एवरेज शो करने का बात करें कि कैसे होगा, तो कहीं ना कहीं जो इनर वाला पार्ट है, जो इनर ऑर्बिट में जितने भी इलेक्ट्रॉन है उसका जो एनर्जी लेवल है इस इलेक्ट्रॉन से, यानी कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन से तो कम ही है, तो वो कहीं ना कहीं नीचे लाइज करेंगे, कहीं ना कहीं इस जगह पर लाइज कर रहा है। ये उनका जो यहाँ पर हम शो कर सकते हैं फिगर में, इस ग्राफ में शो कर सकते हैं कि इस जगह पर कौन वाले इलेक्ट्रॉन होंगे, इस जगह पर कौन वाले इलेक्ट्रॉन होंगे, इनर ऑर्बिट वाले, इनर ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन
इस जगह पर होंगे, है ना। अब इनर ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन इस जगह पर आ गए, तो इनसे जो ज्यादा एनर्जी एक्वायर करके बैठा है, मतलब कौन सा, वैलेंस बैंड, यानी कि वैलेंस सेल या वैलेंस बैंड में जो भी इलेक्ट्रॉन है वो तो इनर इलेक्ट्रॉन से तो ज्यादा एनर्जी एक्वायर करके बैठा है, तो ये उसके ऊपर होगा, है ना, इसके जस्ट क्या होगा, ऊपर होगा। तो अगर हम बात करें ये तो ये ऊपर है, और इसमें क्या है, n बराबर ये जितने भी सारे वैलेंस वैलेंस के इलेक्ट्रॉन हैं वो यहाँ पर हैं, तो इस जगह पर ये हो गया वैलेंस सेल वाले इलेक्ट्रॉन। कौन से इलेक्ट्रॉन रहेंगे यहाँ पर, वैलेंस बैंड वाले। वैलेंस बैंड के जितने भी इलेक्ट्रॉन है, मतलब कोई भी एटम है उसका आउटर मोस्ट पे जितना भी इलेक्ट्रॉन रहेगा वो कहाँ रहने वाला है, इससे जस्ट ऊपर। इनर इलेक्ट्रॉन, इनर जो इनर ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन है उससे उसका एनर्जी लेवल ज़्यादा रहेगा, तो ये ऊपर रहेगा। अब बात कर रहे हैं क्या कि अगर ये तो हो गया वैलेंस बैंड का फॉर्मेशन कैसे हुआ, पता चल गया सबको। पहले एक एटम को कंसीडर किए, फिर सारे एटम को कंसीडर करने के लिए हम क्या लिए, सबका एवरेज लेंगे। तो एवरेज लेंगे तो वैलेंस बैंड वाला का एक तो अलग एवरेज बनेगा, एक अलग बॉक्स बनेगा, क्योंकि इससे एनर्जी लेवल इसका ज़्यादा है, तो ये दोनों तो सेम रहेगा नहीं, इससे ये ज़्यादा ही रहेगा। और ये एक एटम का बात कर रहे हैं, अगर हम मिलियंस ऑफ एटम, 1 लाख एटम, 10 लाख एटम का बात करें तो कहीं ना कहीं इस तरह से उसका जो डायग्राम बन के तैयार होता है। अब अगर हम बात कर रहे हैं कि अगर हम कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी दे करके क्या करें, कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी दे करके, एक्स्ट्रा एनर्जी दे करके इस इलेक्ट्रॉन को, जो मेरा वैलेंस बैंड पे इलेक्ट्रॉन था, इस इलेक्ट्रॉन को हम एक्स्ट्रा बाहर से क्या किए, हीट एनर्जी प्रोवाइड कर दिए हैं। हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, कोई भी पर्टिकुलर एक एनर्जी क्या किए हैं, प्रोवाइड किए हैं। अब हम जान रहे हैं, क्या जान रहे हैं कि जो न्यूक्लियस इस पे फोर्स लगा रहा होगा, जो इस पे फोर्स लगा रहा होगा वो इसकी तुलना में तो कम ही लगा रहा होगा, क्योंकि डिस्टेंस सबसे ज़्यादा है, और डिस्टेंस सबसे ज़्यादा है, अगर डिस्टेंस अगर सबसे ज़्यादा है तो फोर्स क्या होगा, फोर्स तो मिनिमम होगा। ये बात अभी कुछ देर पहले हम लोग देखे, कौन सा लॉ से देखे, कूलम्स लॉ से देखे हम लोग। तो अगर फोर्स कम लग रहा, मतलब कोई इस पर्टिकुलर ये एटम है और ये अगर उसका न्यूक्लियस है, अगर इसको कम घींच करके रखा है, इस दोनों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, बहुत ही कम है, तो इसको अगर एनर्जी हम दे दे तो ये बाहर निकल जाएगा अपने ऑर्बिट से। फोर्स कम लग रहा है तो कम एनर्जी देंगे तो बाहर निकल जाएगा। निकाल तो हम इसको भी सकते हैं, लेकिन इसको निकालने के लिए हमको बहुत ज़्यादा एनर्जी देना होगा, जो कि पॉसिबल प्रैक्टिकली नहीं होता है। तो जो ऑर्बिट वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं उसको अगर हम एनर्जी देंगे तो क्या होगा कि अगर हम इसको एनर्जी देंगे, ये इलेक्ट्रॉन के मान के चलते, कोई रफ डेटा के लिए इसके पास कुछ एनर्जी है, मान के चलते 100 यूनिट इसके पास एनर्जी है, कोई रफ डेटा के लिए मान के चलते 100 यूनिट का इसके पास एनर्जी है। तो जब 100 यूनिट का एनर्जी है इसके पास, तो इस ये वैलेंस बैंड के ऑर्बिट में क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है ना। अगर 100 यूनिट से भी इसके पास कम एनर्जी हो जाए, मान के चले कि 80 हो जाए, इस ऑर्बिट पर रहने के लिए मिनिमम एनर्जी 100 होना चाहिए, है ना। अगर 100 से कम हो गया, कितना हो गया, 80 यूनिट अगर एनर्जी हो गया, तो 80 यूनिट एनर्जी हो गया, इसका क्या मतलब है कि अब ये जो इलेक्ट्रॉन है इस हायर एनर्जी लेवल पे रह नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पर रहने के लिए तो क्या चाहिए, उसको 100 यूनिट एनर्जी चाहिए। 100 यूनिट उसके पास है नहीं, 80 यूनिट है, तो 80 यूनिट है तो ये कहाँ चले आएगा, ये अपने निचले ऑर्बिट में चला आएगा, क्योंकि निचला ऑर्बिट का जो एनर्जी लेवल होता है वो अपर वाला एनर्जी लेवल से क्या होता है, कम होता है ना, कम होता है। मान के चलते हैं कि इसको अगर जनरल एग्जांपल से समझें हम, कि अगर हमारा रूम का किराया 1000 रुपया है, तो 1000 रुपया है तो ही हम उस रूम पे रह रहे हैं। अगर हमारे पास कम पैसा आ गया, 700 800 आ गया, तो ऑब्वियस सी बात है वो रूम हमको छोड़ना पड़ेगा। तो उसी तरह से ये इलेक्ट्रॉन भी क्या कर रहा है, इसके पास 100 यूनिट एनर्जी है, 100 यूनिट अगर ये देगा तो इसको इस ऑर्बिट में रहने का इजाज़त मिलेगा। अगर 100 यूनिट इसके पास एनर्जी नहीं रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है ये कहाँ चला आएगा, नीचे का ऑर्बिट में चला जाएगा। ये तो हो गया जब एनर्जी कम हो गया। अगर ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड कर दे, जैसे कि हीट एनर्जी हम ज़्यादा दे रहे हैं, इसको हीट एनर्जी हम क्या दे रहे हैं, ज़्यादा दे रहे हैं, तो जब हीट एनर्जी ज़्यादा देंगे तो इसके पास एनर्जी बढ़ जाएगा। जैसे कि अगर हमको 1000 रुपया में कोई रूम में रह रहे हैं हम, अगर हमारे पास 2000 आ जाए तो ऑब्वियस सी बात है हम उससे बेहतर रूम की ओर तलाश करते हैं, है ना। तो उसी तरह से ये जो इलेक्ट्रॉन है ये भी हायर एनर्जी लेवल में जाना चाहेगा, कब, जब इसके पास क्या आ जाएगा, एनर्जी ज़्यादा आ जाएगा। तो ये क्या करेगा, जैसे हीट एनर्जी देंगे इसके पास एनर्जी ज़्यादा आ गया, अब ये छोड़ देगा अपना एटम को,
ये सॉरी अपना सेल को छोड़ देगा, और अपना सेल को छोड़ करके कहाँ जाना चाहेगा, हायर एनर्जी लेवल में जाना चाहेगा। अब इसके बाद तो कोई ऑर्बिट दिख नहीं रहा होगा, इसके बाद तो कोई ऑर्बिट दिख नहीं रहा होगा, लेकिन इसके बाद भी ऑर्बिट होता है, इसके बाद भी ऑर्बिट, ये ऑर्बिट है, इसके बाद भी ऑर्बिट होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, अब इस पे जो इलेक्ट्रॉन रहेगा उसका एनर्जी और भी ज़्यादा रहेगा, है ना, इसकी तुलना में। इसके बाद अगर और एक ऑर्बिट है तो उसका एनर्जी और ज़्यादा रहेगा इसकी तुलना में। तो इसके पास एनर्जी ज़्यादा आ गया, पहले एनर्जी इसके पास कम था तो इस पे रह रहा था, अब इसको हीट एनर्जी बाहर से ज़्यादा दे दिए, तो ये क्या किया, ये यहाँ से मूव किया, और मूव करने के बाद अपने से ऊपर यानी कि हायर एनर्जी लेवल पे आ गया, हायर एनर्जी लेवल पे आ गया। तो जब हायर एनर्जी लेवल पे आया तो हम बोलते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, है ना, क्या हो गया, फ्री हो गया, मतलब अपना वैलेंस बैंड को छोड़ दिया, और वैलेंस बैंड को छोड़ने के बाद कहाँ पर चला गया, अपर एनर्जी लेवल पे चला गया, और इसी एनर्जी लेवल को हम क्या बोलते हैं, कंडक्शन बैंड। इसी अपर एनर्जी लेवल को हम क्या बोलते हैं, कंडक्शन बैंड के नाम से जानते हैं। तो अगर वैलेंस बैंड से कोई इलेक्ट्रॉन, अगर वैलेंस बैंड का कोई इलेक्ट्रॉन है उसको हम एनर्जी दे दे तो वो अपने हायर ऑर्बिट में चला जाएगा, और हायर ऑर्बिट में जाएगा तो उस ऑर्बिट का नाम क्या है, उस ऑर्बिट को हम बोलते हैं वैलेंस बैंड, सॉरी कंडक्शन बैंड। इसको हम बोलते हैं कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड, इसको क्या बोलते हैं हम, कंडक्शन बैंड। तो वैलेंस बैंड का फॉर्मेशन क्लियर हो गया होगा कि कैसे वैलेंस बैंड फॉर्म हुआ, है ना। वैलेंस बैंड फॉर्म होने के बाद कंडक्शन बैंड कैसे फॉर्म हुआ समझ में आ गया होगा, है ना। वैलेंस बैंड फॉर्म होने के बाद कंडक्शन बैंड कैसे फॉर्म हुआ ये भी समझ में आ गया होगा। तो अब बात करते हैं वैलेंस बैंड में कौन से इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो वैलेंस बैंड में वही इलेक्ट्रॉन रहेंगे जो वैलेंस सेल में है, जो वैलेंस सेल में है। और कंडक्शन बैंड में कौन से इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो कंडक्शन बैंड में वही इलेक्ट्रॉन रहेंगे जो वैलेंस बैंड से फ्री होकर के अपर यानी कि हायर एनर्जी लेवल पे जा चुके होंगे, है ना, जा चुके होंगे। अब अगर हम बात करें वैलेंस बैंड यानी कि इसको हम लिखते हैं Vb, और ये कंडक्शन बैंड इसको हम लिखते हैं Cb, है ना, इसको लिखते हैं Cb। अब दिख रहा होगा कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में कुछ गैप है, कुछ गैप नजर आ रहा है ना। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में कुछ ना कुछ गैप नजर आ रहा है, और इसी गैप को हम क्या नाम से जानते हैं, फॉरबिडन एनर्जी गैप। ये जो गैप है इसी को हम क्या नाम से जानते हैं, फॉरबिडन एनर्जी गैप के नाम से जानते हैं। कौन सा नाम से जानते हैं, फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो यहां से हमको तीन बात समझ में आया। तीन बात क्या समझ में आया, वैलेंस बैंड, इनर ऑर्बिट का बैंड कैसे बनेगा ये तो सबको पता है, ये पता चल गया। वैलेंस बैंड का फॉर्मेशन कैसे वो पता चल गया। वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड का कैसे फॉर्मेशन वो पता चल गया। इस दोनों के बीच का जो गैप है क्या कहते हैं, फॉरबिडन एनर्जी गैप। फॉरबिडन एनर्जी गैप को हम यहाँ से भी समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं कि जब क्या देख रहे हैं, यहाँ पे फोकस करेंगे, क्या देख रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन को, यहाँ ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पर था, वैलेंस बैंड पे इलेक्ट्रॉन था। तो वैलेंस बैंड से जब कंडक्शन बैंड पे गया तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर किया, कुछ ना कुछ क्या किया, डिस्टेंस कवर किया। मतलब इसके बीच में कुछ खाली जगह है। एक ऑर्बिट से जब दूसरा ऑर्बिट गया, वैलेंस ऑर्बिट से जब वैलेंस बैंड का ऑर्बिट से जब अपने हायर ऑर्बिट पे गया तो बीच में क्या, ये पूरा का पूरा जगह खाली है ना, पूरा का पूरा जगह खाली है। और यही खाली जगह को कौन शो कर रहा है, फॉरबिडन एनर्जी गैप शो कर रहा है। तो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि जब ये यहां से यहां गया तो इसके बीच का जो डिस्टेंस है इसी को हम क्या बोलते हैं, फॉरबिडन एनर्जी गैप। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं EG से लिखते हैं। तो फॉरबिडन एनर्जी गैप भी समझ में आ गया होगा, फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो ये था हमारा वैलेंस बैंड का फॉर्मेशन और कंडक्शन बैंड का फॉर्मेशन। अब इसको थोड़ा सा सिंपल ग्राफ के द्वारा समझ लेते हैं, जैसे किताब बुक वगैरह में दिया जाता है, जो समझने के लिए थोड़ा सा और आसानी से होगा। तो इसको रब करते हैं अब, है ना। तो बात करते हैं एनर्जी लेवल का, फिर से बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। एनर्जी बैंड डायग्राम जिसको हम बोलते हैं, एनर्जी बैंड डायग्राम, ये कहीं ना कहीं नीचे से आ रहा होगा। एनर्जी बैंड डायग्राम जो है कहीं ना कहीं नीचे से आ रहा होगा, ये कहीं ना कहीं ऊपर तक जा रहा होगा। तो ऊपर तक कहाँ तक जाएगा, हम बोल सकते हैं प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा, है ना।
और नीचे कहाँ तक जाएगा, हम बोल सकते हैं कि ये माइनस इन्फिनिटी से आ रहा होगा, कहीं से तो आ रहा होगा, माइनस इन्फिनिटी से आ रहा होगा, माइनस इन्फिनिटी से ये सारा का सारा आ रहा है और कहाँ तक जा रहा होगा, प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा होगा। तो अगर हम बोले कि इसमें अगर हम वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड को शो करने का प्रयास करें तो हम बोल सकते हैं क्या, वैलेंस बैंड अगर हम बोले तो वैलेंस बैंड नीचे रहेगा और कंडक्शन बैंड कहाँ रहेगा, ऊपर रहेगा। तो मान के चलते हैं कि ये वैलेंस बैंड है, ये मेरा कौन सा बैंड है, वैलेंस बैंड है वीबी, ये मेरा वैलेंस बैंड है और कंडक्शन बैंड मेरा यहाँ पर बना हुआ, ये मेरा वैलेंस बैंड को हम यहाँ लिखते हैं, ये वाला मेरा वैलेंस बैंड है, ये मेरा है वैलेंस बैंड और ये कौन सा बैंड है, ये है कंडक्शन बैंड, ये है मेरा कंडक्शन बैंड। और इस दोनों के जो बीच का जो गैप है उसको क्या नाम से जानते हैं, फॉरबिडन एनर्जी गैप, यानी कि हम बोलते हैं ईजी से जानते हैं, फॉरबिडन एनर्जी गैप। अब हम क्या बोले कि जो वैलेंस बैंड पे जो इलेक्ट्रॉन रहेगा वो कौन सा इलेक्ट्रॉन रहेगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो मान के चलते हैं कि सारा का सारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, हम इनर ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन है उसको कंसीडर करके यहाँ पर नहीं चल रहे हैं। क्यों नहीं चल रहे हैं, इनर ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन है उसको कंसीडर करके यहाँ पर नहीं चल रहा, क्योंकि कोई मतलब नहीं है। जो भी इलेक्ट्रॉन फ्री होता है या फिर नीचे आएगा, एनर्जी लेवल जो ऊपर बढ़ेगा, जो हायर ऑर्बिट में जाएगा, वो अपना वैलेंस ऑर्बिट, वैलेंस सेल का ही इलेक्ट्रॉन होता है। इसीलिए हम सिर्फ वैलेंस सेल वाला यानी कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट को ही कंसीडर कर रहे हैं। तो आउटर मोस्ट सर्किट को, ये सॉरी आउटर मोस्ट ऑर्बिट को हम कंसीडर कर रहे हैं, तो उस पर रहने वाला इलेक्ट्रॉन हम मान के चलते कि ये सारा का सारा इलेक्ट्रॉन ये वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन है जो कि रह रहा है, इस पे सारा का सारा वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन है जो कि रह रहा है। अब अगर हम बोले कि इस जगह पर अगर हम कुछ एनर्जी दे दे, ये नीचे कहाँ तक गया, माइनस इन्फिनिटी तक गया, ये ऊपर प्लस इन्फिनिटी तक गया। अगर हम बोले कि अब इस इलेक्ट्रॉन को, इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को हम क्या दे दें, एनर्जी दे दे, बाहर से हीट एनर्जी हम दे दे, तो ऑब्वियस सी बात है ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाना चाहेगा, ये इलेक्ट्रॉन अपने हायर ऑर्बिट, हायर ऑर्बिट मतलब कहाँ जाना चाहेगा, कंडक्शन बैंड पे जाना चाहेगा। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाना चाहेगा, कंडक्शन बैंड पे जाना चाहेगा। अब वैलेंस बैंड का जो एनर्जी है इसको हम सूचित करते हैं ई भी से, और जो कंडक्शन बैंड जहाँ से शुरू होता है हम उसको लिखते हैं ई सी से, और इस दोनों के बीच का गैप को हम ई जी बोलते हैं। तो ई जी बराबर लिखे तो क्या हो गया, ई सी माइनस ई भी हो गया, क्या हो गया, ई सी माइनस ई भी हो गया। तो वैलेंस बैंड पे इलेक्ट्रॉन यहाँ था, जब एक इलेक्ट्रॉन को हम क्या किए, वहां से हीट एनर्जी प्रोवाइड किए, तो हीट एनर्जी प्रोवाइड किए तो चूंकि ये ज़्यादा एनर्जी हो गया, अब ज़्यादा एनर्जी होने के बाद तो अपने घर पे रहेगा नहीं, अपने ऊपर वाले घर पे जाएगा, और अपने ऊपर वाले घर पे कहाँ चला गया, ये कंडक्शन बैंड पे चला गया। अब बात आता है ईवी को हम क्या बोलते हैं, ये ईवी को हम क्या बोल रहे हैं। तो हम बोल सकते हैं ईवी को कि ये वैलेंस बैंड का नाम, ध्यान से सुनेंगे कैसे नाम हम दिए इस ईवी को, ये किसका है, वैलेंस बैंड का है। तो वैलेंस बैंड का सबसे अपर एनर्जी लेवल है, हम बोल सकते हैं अपर मोस्ट एनर्जी ऑफ वैलेंस बैंड, है ना। और इसी को हम क्या बोल सकते हैं, कंडक्शन बैंड, तो इसके ऊपर पूरा का पूरा कंडक्शन बैंड चला गया, तो कंडक्शन बैंड को हम क्या बोल सकते हैं कि लोअर मोस्ट एनर्जी ऑफ कंडक्शन बैंड, यानी कि ये कंडक्शन बैंड का लोअर एनर्जी लेवल है यहाँ तक, है ना, और ये वैलेंस बैंड का अपर एनर्जी लेवल है। तो ईवी और इसी को इस तरह से हम नाम देंगे। अब अगर एक कॉमन सा कंफ्यूजन आता है, क्या आता है कि यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन जाएगा तो क्या बीच में ये फॉरबिडन एनर्जी गैप जो है, यहाँ पर जो खाली जगह है वहाँ पर रुकने या कोई जगह होता है क्या, तो ऐसा नहीं है। ये इलेक्ट्रॉन सीधा यहाँ से निकला तो कहाँ पर रुकेगा, कंडक्शन बैंड पे ही जाके रुकेगा, बीच में नहीं रुकेगा, क्योंकि हम कुछ देर पहले ही देखे कि ये अगर एक आउटर मोस्ट ऑर्बिट है तो यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो ये यहीं पर जाकर के रुकेगा, बीच में ये नहीं रुकेगा, क्योंकि बीच में रुकने के लिए इलेक्ट्रॉन को कोई जगह ही नहीं है, कोई एनर्जी लेवल ही नहीं होता है, तो ये बीच में नहीं रुकेगा। तो कभी भी फॉरबिडन एनर्जी गैप में कोई भी इलेक्ट्रॉन स्टे नहीं करता है। स्टे नहीं करने का सबसे बड़ा कारण यही है कि उसको स्टे करने के लिए कहीं जगह ही नहीं है, कोई ऐसा जगह है ही नहीं उस दोनों के वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच कि वहां पर जाकर के इलेक्ट्रॉन कुछ देर रुक सके, कुछ देर रुक सके। तो ये तभी जाएगा, ये तभी जाएगा यहाँ तक जब इसको उतना एनर्जी मिल जाएगा कि ये इस गैप को क्या कर सके, पार कर सके, इस गैप को क्या कर सके, पार कर सके, है ना, इस गैप को पार कर सके, इस बात का ध्यान रखना है। तो वैलेंस बैंड
का जो इलेक्ट्रॉन रहता है वो क्या रहता है, फ्री नहीं रहता है। दो चार बात और कर लेते हैं। वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन क्या रहता है, फ्री नहीं रहता है। कंडक्शन बैंड का इलेक्ट्रॉन क्या रहता है, फ्री रहता है, क्योंकि ये यहां से यहां चला गया। तो अब ये रैंडम मूव हो सकता है इसका। लेकिन ये क्या था, ये एक ऑर्बिट में अपना बंधा हुआ था, ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट में बंधा हुआ था, उस न्यूक्लियस फोर्स के साथ ये बंधा हुआ था, ये फ्री नहीं था। और जैसे ही हम एनर्जी प्रोवाइड किया तो ये फ्री होकर के कंडक्शन मोड में चला गया। अब ये जो है रैंडम मूव कर सकता है, ये जो है रैंडम मूव कर सकता है, लेकिन ये जो बैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन है वो रैंडम मूव नहीं कर सकता है। तो इस तरह से आज एक टॉपिक था हमारा वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। तो इसको हम आज समझे कि कैसे वैलेंस बैंड का फॉर्मेशन होता है और कैसे कंडक्शन बैंड का फॉर्मेशन होता है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये देखेंगे कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड तो बन गया। अब जो सेमीकंडक्टर फिजिक्स का पार्ट है, वैलेंस बैंड के आधार पर, ये वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के ही आधार पर जो मटेरियल है उसको हम लोग तीन भाग में विभाजित कर पाए हैं। सबसे पहला क्या, कंडक्टर, दूसरा क्या, इंसुलेटर, और तीसरा क्या, सेमीकंडक्टर, है ना। तो अगर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड नहीं समझ में आता तो हम उस तीनों को भी नहीं समझ पाते। तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो गैप है, ये जो ईजी है, फॉरबिडन एनर्जी गैप है, यही हमारे बहुत काम का चीज है। इसी के आधार पर जो है इंसुलेटर, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर को बांटा गया है। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, है ना। अभी के लिए बस एक ओवरव्यू दे रहे हैं कि अगर इस दोनों के बीच का गैप बहुत ज़्यादा रहेगा तो वो प्रॉपर्टी किसको शो करेगा कि वो इंसुलेटर मटेरियल है। अगर इस दोनों के बीच कोई गैप नहीं रहेगा, मतलब वैलेंस बैंड भी यहाँ रहेगा और कंडक्शन बैंड भी यहीं से शुरू हो जाएगा, तो उस टाइप का मटेरियल को हम बोलेंगे कि वो कंडक्टर मटेरियल होगा, कंडक्टर मेटल होगा। अगर इस दोनों के बीच का गैप ना तो बहुत ज़्यादा है और ना तो बहुत ही कम है, तो हम बोलेंगे कि ये ना तो कंडक्टर है ना तो इंसुलेटर है, बीच का है। बीच का क्या होता है, सेमी कंडक्टर होता है ना। तो इस बात को हम लोग नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे आगे फर्दर, है ना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।